क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे। इसमें आपका लास्ट टॉपिक आता है आज, मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम देख देख चुके हैं, जो भी इसके डिसऑर्डर्स थे, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर थेरेपेटिक योगा में हमने देख लिया था। जब उसमें से पॉइंट्स बच गए हैं कुछ, उनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है इसमें मानसिक स्वास्थ्य। क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य? कि जो मन से पूरा संतुष्ट हो या फिर स्वस्थ हो, कोई विकार उसमें प्रेजेंट ना हो। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो इसकी डेफिनेशन दी है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले है जे ए हेडफील्ड। इन्होंने क्या बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, कि अगर कोई पहले से ही स्वस्थ है तो उसको, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसमें कोई विकार ना आए। और अगर किसी में कोई विकार होने वाला है या हो गया है तो उसको प्रिवेंट करना, और हो गया है तो उसको ट्रीट करना। ये हेडफील्ड ने बोला है। तो सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की दी है। फिर इसके बाद है दूसरे दो और मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या बोला है, मेंटल हाइजीन इज ए साइंस, कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है। किस चीज का विज्ञान है? दैट डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के साथ डील करता है, यानी कि जो आपके संबंध होंगे, एंड परवेड्स ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि जो मानव के संबंध होते हैं, जो उनके बारे में या फिर उनसे संबंधित है, वही मानसिक स्वास्थ्य है। द टर्म मेंटल हेल्थ साइंस was first used in 1908 by Clifford Whittingham Beers। तो जो मेंटल हेल्थ साइंस है, इस शब्द को पहली बार इस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था अपनी बुक बुक में, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इस पुस्तक में इसने पहली बार मेंटल हेल्थ साइंस वर्ड यूज किया। और जब इसने ये वर्ड यूज कर लिया अपनी बुक में, तो इसी के बाद क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बुक द काउंसिल ऑफ मेंटल हेल्थ अमेरिका वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसके लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, एक अलग से काउंसिल बन गई अमेरिका में, विच हैड थ्री मेन फंक्शंस, जिसके तीन मुख्य जो है कार्य थे। क्या क्या? पहला आता है इसमें प्रोटेक्शन, कि उसको मानसिक विकार कोई होने ही ना दिया जाए किसी व्यक्ति को। अगर हो गया है तो उसको प्रिवेंट करना। और जब वो पूर्ण रूप से उसके, जब तक उसके लक्षण नहीं आए हैं पूर्ण रूप से, बस उसका थोड़े से आपको साइन मिला है कि इसके अंदर ये आगे जाके फ्यूचर में ये दिक्कत हो सकती है, इसको ये परेशानी हो सकती है, तो उस चीज को उस लेवल पे प्रिवेंट करना। और जब पूर्ण रूप से उसके लक्षण सामने आ जाए मेंटल डिजीज के, फिर उसको ट्रीट करना। तो ये तीन मेन आते हैं इसमें, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो ये हिंदी में है, तो जिसका हिंदी मीडियम है, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद पहला जो मेंटल डिसऑर्डर आता है, वो आता है स्ट्रेस। अब जैसे हमने एंजाइटी किया था पीछे, कि अगर एक नॉर्मल लेवल तक रहती है, यानी कि लिमिट में एंजाइटी है, तो वो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि वो हमें चिंतन के लिए जरूरत पड़ती है एंजाइटी की। ठीक है। और ऐसे ही स्ट्रेस है, एक होता है नॉर्मल लेवल का, कि जो आपको डेली मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, यानी कि थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर बना रहे, तो उस प्रेशर के माध्यम से आप आगे अपनी दिनचर्या में जो भी कार्य है वो करते चले जाते हैं। अगर उस लेवल से, उस लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो फिर नेगेटिव स्ट्रेस का कारण बनता है, जिससे फिर बाकी जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, दिनचर्या की जो भी चीजें हैं, वो प्रभावित होने लगती है। तो हंस सीले, इसने सबसे ज्यादा स्ट्रेस के ऊपर काम किया है। ये आपका पीवाईक्यू भी है, कि स्ट्रेस की डेफिनेशन किसने दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Stress refers to the non-specific response of the body to any demand made upon it। कि शरीर के ऊपर जो भी डिमांड दी जाती है, तो उसका एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है स्ट्रेस। ठीक है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तो हो जाएगा पॉजिटिव टाइप में। अब कोई डिमांड आपने, यानी कि प्रेशर उस पर इतना डाल दिया है किसी इंसान पे, कि अब वो पता नहीं है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो ये इसी चीज को इसने स्ट्रेस बोला है, मानसिक दबाव बोला है, हंस सीले ने। फिर है दूसरे दो और मनोवैज्ञानिक हैं, वुड एंड वुड। तो मोस्ट साइकोलॉजिस्ट डिफाइन स्ट्रेस एज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसने बोला है कि बॉडी का ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है,
वुड एंड वुड ने क्या बोला है कि ये शारीरिक और मानसिक क्या है, रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है टू ए कंडीशन, किसी एक कंडीशन के रिस्पॉन्स में, दैट थ्रेटन्स और चैलेंजेस द इंडिविजुअल, कि मतलब जो किसी व्यक्ति को क्या देती है, चुनौती देती है, एंड रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट। और इसमें क्या चाहिए, थोड़ी सी उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर डेली जो चीजें चल रही हैं वही चीजें डेली चलती रहें तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। जब कुछ अलग सिचुएशन किसी टाइम पे आ जाती है तो वही स्ट्रेस का कारण बनती है, जिसे हम सोल्व नहीं कर पाए। फिर एक और मनोवैज्ञानिक है बैरन, इसने क्या बोला है, स्ट्रेस इज मैनी फैसेट प्रोसेस, कि काफी इसके एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे इसके फेसेस हैं, दैट अकर्स इन अस, हमारे अंदर ये घटित होते हैं, इन रिस्पॉन्स टू, किसके जवाब में, वो इवेंट्स दैट डिसरप्ट आवर फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, जो वो इवेंट्स जो हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, उसको डिसरप्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्हीं इवेंट्स का ये रिस्पॉन्स है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ये हिंदी में है नीचे, तो दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो इसमें। फिर इसके बाद अगला आता है कि स्ट्रेस असल में होता क्या है। तो द वर्ड स्ट्रेस इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा का शब्द है ये, स्ट्रिक्टस, इसी से स्ट्रेस बना है। और इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स टू बी टाइट और नैरो, कि तंग या फिर थोड़ा सा संकीर्ण, पतला। कि जब भी आप एक तो बहुत ही लूज कपड़े पहन ले, एक बिल्कुल स्किन फिट जब कपड़े पहनते हैं, तो उससे आपको प्रेशर फील होता है, आपके बॉडी जो पार्ट्स हैं उनको प्रेशर फील होता है, तो यही स्ट्रेस है। कि जो तंग होता है या फिर संकीर्ण, बिल्कुल फिट होता है, फिट मतलब स्किन फिट, कि स्किन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ, तो उस टाइप का जो भी हमारे सामने कंडीशन आती है तो वो स्ट्रेस का कारण बनती है। स्ट्रेस इज द फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस caused in a person by a person। ये है एंड। तो स्ट्रेस क्या है, कि जो भी चुनौतियां फेस करता है कोई भी इंसान, शारीरिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, संज्ञानात्मक तौर पर, और उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग, या तो वो किसी दूसरे इंसान की वजह से हो या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो उसकी वजह से हो, तो मतलब उसका शारीरिक चीज, शारीरिक जो ढांचा है उसमें परिवर्तन आ जाए, भावनाएं उसकी चेंज हो जाएं, संज्ञा उसकी चेंज हो जाए, बिहेवियर उसका चेंज हो जाए, तो कोई भी चाहे चाहे बाहरी फैक्टर करे चाहे अंदर का फैक्टर करे तो वो स्ट्रेस है। ठीक है, सेम ही चीज लिखी है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन है, तो कोई भी चेंज होते हैं, चेंजेस कौन से, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, या फिर कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। अब जो चीजें स्ट्रेस को पैदा करती हैं उनको बोला जाता है स्ट्रेसर, वेरियस रीजंस दैट कॉजेज स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का कारण बनते हैं उन्हें स्ट्रेसर बोलते हैं। और ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ के आए हैं कि जब भी हम स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा निम्न में से क्या घटित होता है। उसमें पूछ लेंगे आपसे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा इसमें, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या क्या टाइप के स्ट्रेस हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो जो आपको मोटिवेट करे आगे काम करने के लिए, और एक आपके कार्यों में बाधा पहुंचाए। तो पहला होता है यू स्ट्रेस, इसको पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोला जाता है, यानी कि बेनिफिशियल लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स टू वर्क, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, जो एक मिनिमम दबाव होता है। दूसरा होता है इसमें डिस्ट्रेस, ये होता है नेगेटिव स्ट्रेस। डिस्ट्रेस के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन बन चुका है कि डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न होता है। तो ये नेगेटिव स्ट्रेस है व्हेन द स्ट्रेस इज मोर देन लेवल ऑफ यू स्ट्रेस, कि यू स्ट्रेस का जितना लेवल था, जितनी उसकी लिमिट थी, अगर उससे ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेस हो रहा है तो वो फिर डिस्ट्रेस में आएगा। तो ये आपका हिंदी में है, देख लेंगे इसमें भी।
अब आते हैं इसके कारण कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस को उत्पन्न करती हैं। तो कुछ हैं फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कोजेस, यानी कि शारीरिक और वातावरण संबंधी। इसमें आपका एयर पोल्यूशन आएगा कि जहाँ की एयर पॉल्यूटेड हो और उस एयर में आप ज्यादा देर तक अगर सांस लेते हैं तो वो स्ट्रेस का कारण बनता है। ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा सर्दी हो, ज्यादा शोर हो, डीजे चल रहा हो लंबे टाइम तक, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है जिसके कारण चोट लग गई है, या फिर कोई बॉडी पार्ट जो है वो लॉस हो गया है, पौष्टिक भोजन की अगर कमी है तो भी स्ट्रेस आ जाता है, नींद कम ले इंसान तो भी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये तो है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कोजिश। फिर मानसिक कारण क्या है इसके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो व्यक्ति के आंतरिक कारक, ये मतलब जो अंदर काम करते हैं, क्या क्या कि एक तो इंसान खुद ही ज्यादा परेशान रहे, पुरानी जो घटनाएं उसके साथ हो चुकी हैं उसको बार बार याद करता रहे, जल्दी हिम्मत हार जाए चीजों से, और कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन, कि अगर कोई लक्ष्य उसने निर्धारित किया था अपने लिए, कि जैसे आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा अपने लिए कि यूजीसी का आपको एग्जाम देना है और क्लियर करना है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर आपका एग्जाम क्लियर ना हो किसी भी कारण से, तो आप उस चीज के प्रति कुंठा से भर जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और यही कुंठा बाद में स्ट्रेस का कारण बनती है। फिर सोशल फैक्टर्स, कुछ सामाजिक कारण है इसके, कि जो भी आपके प्रियजन थे, आपकी फैमिली में है या फिर आपके दोस्त थे, उनके साथ मनमुटाव हो जाए। अब जो इंट्रोवर्ट हैं, जो अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, अगर उनको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ जाए या फिर किसी से बात करनी पड़ जाए, पार्टी में जाना पड़ जाए, तो वही उसके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। लेकिन जो बहिर्मुखी होंगे यानी कि एक्सट्रोवर्ट होंगे, उनके लिए स्ट्रेस का कारण नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तो ये स्पेशलिटी है, बात करना और अपनी बातें शेयर करना। ठीक है, इंट्रोवर्ट के लिए कारण है, एक्सट्रोवर्ट के लिए कारण नहीं है। तो ये थे इसके कारण। अब क्या क्या डिजीज इससे हो सकती हैं, कि स्ट्रेस हो गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के जब हमने डिसऑर्डर्स किए थे थेरापेटिक योगा में, तब एक डिजीज भी बताई थी आपको, कि जो स्ट्रेस जिसमें मेन कारण रहता है। क्या थी वो डिजीज, अगर किसी को याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो वो थी आईबीएस। ठीक है, तो आईबीएस हो जाती है स्ट्रेस से। और क्या क्या चीजें हो जाती हैं, बीपी बढ़ जाएगा, कुछ साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाएंगी, यानी कि शारीरिक और मन से संबंधित कोई विकार उसमें हो जाएगा, स्टमक अपसेट यानी कि पाचन उसका खराब हो जाएगा, शरीर में कहीं भी दर्द थोड़ा बहुत होगा तो वो उसको ज्यादा फील होगा, वोमिटिंग हो सकती है, उसको उल्टी आ सकती है, बुखार हो सकता है, उसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, डायबिटीज होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो फ्रिक्वेंट उसको बुखार खांसी जुकाम ये लगा ही रहेगा। ठीक है, और अगर लंबे टाइम तक हम स्ट्रेस में बने रहें, स्ट्रेस के अंदर ही काम करते रहें, कि जैसे देखा होगा आपने किसी मूवी में या किस अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व की होगी, कि कोई एम्प्लॉयर ऐसा है, कोई कंपनी ऐसी है कि 10-10 12-12 घंटे काम लेते हैं जबरदस्ती। तो जब वो इतने लंबे टाइम तक किसी से काम लेते हैं, तो जब वो घर जाते हैं तो उनमें कुछ भी एनर्जी नहीं बचती है, ना शारीरिक तौर पे और ना मानसिक तौर पे। यानी कि जब हम एग्जॉस्ट हो जाएं बिल्कुल, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, उसी को बोला जाता है बर्न आउट, कि हमारी सारी एनर्जी क्या कर की है, किसी ने निचोड़ ली। इज a state of emotional, physical, mental exhaustion caused by the excessive and prolonged stress. It occurs when you feel overwhelmed, emotionally drained and unable to meet constant demands. ठीक है, तो यही है बर्नआउट, और कुछ भी नहीं है, कि आप की एनर्जी क्या हो जाए, लॉस हो जाए, और असहाय आप महसूस करें। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेस। तो जो मानवीय क्षमताएं हैं, तो तीन पक्ष उसके मेनली अध्ययन किए जाते हैं। पहला है कॉग्निटिव, यानी कि जो आपकी संज्ञा होती है, जो आपकी चेतना के स्तर पर काम करती है। तो चेतना आपकी ब्रेन में होती है, तो पावर्ड बाय ब्रेन। और संज्ञा से क्या क्या काम आप कर लेते हैं,
तो जो हायर मेंटल फंक्शंस थे, कि जैसे कुछ चीजें इमेजिन करना, कोई चीजें सेंस करना, किसी चीज को परसीव करना, किसी चीज के ऊपर अटेंशन देना, मेमोरी याद करना, लर्निंग कुछ सीखना, फील करना किसी चीज को, रीजनिंग करना, तर्क लगाना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे काम किसके हैं? संज्ञा के, कॉग्निशन के काम ही है। ठीक है। लेकिन अगर यही फंक्शन नेगेटिवली अफेक्ट हो जाए, कि आप ना तो ढंग से इमेजिन कर पा रहे हैं, ना कुछ चीजों को सेंस कर पा रहे हैं, ना परसीव कर पा रहे हैं, ना किसी चीज के ऊपर अटेंशन दे पा रहे हैं अच्छे से, ना याद कर पा रहे हैं, ना सीख पा रहे हैं, ठीक है, तो यही चीज नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बोला गया है। और स्ट्रेस से ये नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। फिर दूसरा है अफेक्टिव, कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगी, या फिर अफेक्टिव कैपेबिलिटीज हैं। तो इमोशनल एस्पेक्ट रिलेटेड टू फीलिंग्स, कि स्ट्रेस लीड टू नर्वसनेस, नर्वस हो जाएगा वो, जल्दी घबरा जाएगा, इरिटेटेड वो रहेगा, डर जाएगा जल्दी, बेचैनी उसको महसूस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, डिप्रेस हो सकता है वो, इम्पेशेंट, यानी कि धैर्य की कमी रहेगी उसमें, और लेस रेस्ट लेसनेस, धैर्य की कमी होगी तो एक जगह आराम से बैठ ही नहीं पाएगा, कभी उधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा। तो फियर ऑफ फेलियर, फेल होने से उसको डर लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट, निराशावादी हो जाएगा वो, और सैडनेस इंक्रीजेस, जो उसकी उदासी है वो बढ़ जाएगी स्ट्रेस के कारण। फिर तीसरा आता है इसमें बिहेवियरल और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। तो इसमें क्या आएगा, कि जो भी आपकी दिखती हैं बाहर, कि जैसे आप जो भी क्रियाएं करते हैं वो बाहर से जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, तो दिखने वाली अनुक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कि जैसे कि नींद में कमी हो जाएगी, भूख कम लगेगी उसको, प्यास कम लगेगी, स्मोकिंग करने लग जाएगा, ड्रिंक करने, और या फिर अन्य किसी नशीली पदार्थों का सेवन करने लग जाएगा। और जब ये आदत पड़ जाती है तो जो उसकी डेली की एक्टिविटीज है या फिर डेली का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सभी पक्षों पर बुरा बुरा प्रभाव इसमें पड़ता है। नींद में अगर कमी होगी तो पढ़ाई में, और जो भी अगर जॉब वगैरह करते हैं तो वहां पे जो परफॉर्मेंस है उसकी, वो उसमें कमी आएगी, गिरावट आ जाएगी, जिससे व्यक्ति स्कूल व कार्यस्थल से अब्सेंट होने लग जाएगा, अनुपस्थित रहने लगता है, और जिम्मेदारियों से बचता है फिर। क्योंकि अगर एक बार किसी चीज के लिए डर बैठ गया तो फिर उस चीज से बचता है इंसान हमेशा। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि मैं ये चीज कुछ कर भी सकता हूँ। और जब वो दूसरे लोगों के साथ इस माइंडसेट से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, तो उनके रिलेशन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है इसमें, जिससे उनके जो रिलेशन है आपस में बिगड़ जाते हैं। तो ये था आपका व्यवहारात्मक और क्रियात्मक कारक या फिर कैपेबिलिटीज, क्षमताएं। फिर इसके बाद अगला जो मानसिक विकार आता है वो आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? कि जब दो चीजें आपके सामने हो और कोई एक चीज चुननी हो, तो तब इंसान कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो अब इसमें तीन सिचुएशन आपकी बनती हैं। एक तो जब दोनों ही ऑप्शन आपके पास फायदे वाले हों, तो उसमें चूज करना बहुत मुश्किल है कि हम कौन सा पहले ऑप्शन चूज करें, क्योंकि एक ही आपको एक टाइम पे मिल सकता है। ठीक है। और दूसरा, कि एक पॉजिटिव चीज हो एक नेगेटिव चीज हो, फिर उसमें भी आपको चुनाव करना पड़ता है कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। फिर दोनों नेगेटिव हो तब भी उनमें चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी छोड़ूं कौन सी एक्सेप्ट करूं। तो इन तीन टाइप से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। व्हेन ए पर्सन हैज टू चूज बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स, डिजायर्स, या फिर जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसके मोटिवेशन है, जो भी उसकी डिमांड है, तो जब दो चीजों के बीच में से उसको चुनाव करना पड़ता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। व्हेन टू अपॉर्चुनिटीज अराइज साइमल्टेनियसली, कि जब दो अवसर उसको एक साथ मिल जाते हैं और एक को उसको चुनना पड़े, देन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इन दी माइंड। तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो तीन टाइप के कॉन्फ्लिक्ट इसमें बताए हैं। पहला है इसमें, ये एक ही के नाम है तीनों, या तो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोल लें इसको, या फिर एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल, या फिर मेथड मेथड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होगा कि दोनों सिचुएशन आपकी क्या होंगी? फेवरेबल होंगी, अनुकूल होंगी, और दोनों पॉजिटिव होंगी।
अब इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अप्रोच अप्रोच में आएगा। फिर दूसरा है अवॉइडेंस अवॉइडेंस, यानी कि दोनों क्या है, अवॉइड करने वाले हैं। तो बोथ दी सिचुएशंस आर अनफेवरेबल। फिर तीसरा आता है इसमें अप्रोच अवॉइडेंस की, एक पॉजिटिव और अवॉइड से आप मान लो नेगेटिव, कि एक जो होगी वो आपकी अनुकूल सिचुएशन होगी और दूसरी जो होगी वो प्रतिकूल होगी। तो इनमें से जब चुनाव करना पड़ता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो ये थे आपके तीन टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट। ये हिंदी में है, तो ये भी देख लेंगे इसमें। फिर इसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होगी, कि जब बार बार आप एक ही चीज का प्रयास करते रहें, एक ही उद्देश्य की, एक ही गोल की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहें। कि जैसे कुछ बच्चे होंगे जो दूसरी या तीसरी बार अटेम्प्ट करेंगे अभी दिसंबर में, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें दो कारण हैं। या तो आपका तरीका सही नहीं है पढ़ने का, ठीक है, मतलब जिस टाइप से यूजीसी चाह रही है आप उस तरह से तैयारी कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो आप, जिसको भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो उसकी जरूर प्रयास करेंगे उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसका हल देने का। और अगर कोई अच्छे से तैयारी कर भी रहा है तो वो कंटेंट वो नहीं पढ़ रहा है कि जो यूजीसी पूछती है। वो पूरी की पूरी बुक उठा ली है उसने, साइकोलॉजी की एक मोटी बुक है, तो 2-3 साल में वो एक ही बुक कंप्लीट हो, इतनी मोटी बुक उसने उठा रखी है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रहा है कोई। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जब फेलियर आता है। तो व्हेन द डिजायर्ड गोल इज नॉट अचीव्ड, कि जो गोल बनाया था वो अचीव नहीं हो रहा है, किसी कारण से मिल नहीं रहा है, या फिर मोटिवेशन क्या कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है, तो इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। दैट इज द इमोशनल स्टेट दैट अराइजेज व्हेन ए पर्सन इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन अचीविंग ए गोल। मतलब या फिर किसी कोई रोक रहा है, घर वाले रोकते हैं, या फिर आपके दोस्त ऐसे हैं कि जो आपको बार बार पढ़ाई से आपका ध्यान भटका देते हैं। ठीक है, तो इस ये कारण हो सकते हैं फ्रस्ट्रेशन के और आपका गोल अचीव ना करने के। देन ही मे बिहेव एग्रेसिवली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो आक्रामक व्यवहार भी उसका हो सकता है। तो रूट कोज क्या है, तो रूट कोज है कॉन्फ्लिक्ट। कि जैसे मान लिया आपके दोस्त ने बुला लिया खेलने के लिए, अब आपके सामने दो ऑप्शन है, मैं खेलने जाऊं या फिर घर रह के पढ़ाई करूं। ठीक है, तो अब दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। और लगातार आप ऐसी सिचुएशन में खुद को डालते हैं तो वो फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। ठीक है, अब एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन डोलार्ड। इन्होंने क्या फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी किसने दी। जैसे कि स्ट्रेस के लिए हमने देखा था, स्ट्रेस थ्योरी दी है हंस चीले ने, और फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी दी है जॉन डोलार्ड। इसने क्या बोला है कि फ्रस्ट्रेशन उसी को होती है, कुंठा से वही इंसान भर सकता है जो कमजोर हो। जो मानसिक रूप से सशक्त हैं, जिनका मनोबल पुष्ट है, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं आती है और ना ही उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। ओवर्ट एग्रेसिव बिहेवियर में बी इनहिबिटेड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट। किसी का सजा का किसी को आप सजा का डर दिखा के कुछ टाइम के लिए उसका आक्रामक व्यवहार को काबू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे उसका। तो ये थे आपके फ्रस्ट्रेशन में। और इसमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन causes various behavioral and emotional reactions which include aggressive behavior, fixation, flight, भाग जाएगा वहां से, अवॉइड करेगा उस सिचुएशन को, या फिर रोने लग जाएगा। तो ये चीजें फ्रस्ट्रेशन में होती हैं। अब आगे आता है आपका, ये हिंदी में, तो हिंदी में जिसको देखना है तो देख सकते हैं। आगे आता है कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारण क्या है इसके, फ्रस्ट्रेशन होने के, कुंठा होने के। तो कुछ तो चीजें होंगी जो आपके अंदर होंगी, ठीक है, आपकी खुद की पर्सनल होंगी, कुछ बाहर की होंगी, कुछ वातावरण की होंगी, कुछ दूसरे लोगों की होंगी, और तीसरी होंगी कि जब आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा होती है। ये हम पीछे देख के आ चुके हैं अभी। तो पहला आता है एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन, जो वातावरण से संबंधित कारण है उनकी वजह से जो कुंठा भर जाती है। व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू रीच हिज डिजायर्ड गोल ड्यू टू एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स, कि वातावरण ने कुछ रुकावट डाली है। कि जैसे आप घर से निकलो एग्जाम देने के लिए और बारिश आ जाए तेज, ठीक है, तो आप एग्जाम सेंटर तक पहुंच ही ना पाओ, तो ये फ्रस्ट्रेशन का कारण है।
या फिर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, या बाढ़ आ जाए आपके इलाके में, तो ये सारे एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। ट्रैफिक जैम हो जाए, या फिर कोई बाहर से दरवाजा लॉक करके चला जाए, या फिर आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचो, वहां का दरवाजा आपको लॉक मिले, कभी 10-15 मिनट आप लेट गए हैं, बजट आपका लो, किताबें नहीं खरीद पा रहे, इंटेंस नॉइज, ज्यादा शोर शराबा हो, सूखा पड़ गया हो, तो ये सारे वातावरण से संबंधित होते हैं। फिर अगला है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, कि व्यक्तिगत जो कारण होंगे वो इसमें आएंगे। फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड बाय पर्सनल रीजंस, सच एज फिजिकली हैंडीकैप, कि कोई किसी तरह का कोई अंग नहीं है किसी का, मान लिया एक पैर नहीं है, या फिर पैर सही से काम नहीं करते, उसके हाथ सही से काम नहीं करते हैं, तो ये भी लंबे समय तक अगर वो सोचता रहे इस बारे में, तो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। लैक ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज, कि उसको तो गिटार बजाना आता है, उसको ड्राइंग आती है, इतनी अच्छी बना लेता है वो पेंटिंग, मुझे नहीं आती, तो जब इसको बार बार अपने विचार को पुष्ट करेंगे हम, तो ये भी कुंठा का कारण बनता है। इनएडिक्वेट सेल्फ कंट्रोल, कि अपने ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, तो ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। फिर तीसरा जो हमने पढ़ ही लिया है डिटेल में, कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, कि जब हम द्वंद्व की सिचुएशन में आते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास हो, उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, when two goals exist simultaneously and only one of them can be fulfilled, तो एक ही उसमें से फुलफिल हो सकता है। तो ये थे तीन इसके कारण। अब इसके बाद अगली जो आती है आपकी, अगला विकार आता है एंजाइटी। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी देख सकते हैं इसका, एंजाइटी। ये हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करके आए हैं, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलेंगे। क्या है एंजाइटी? तो एक नॉर्मल जो एंजाइटी होती है, जिसको हम चिंतन बोलते हैं, जिसके हेल्प से आप चिंतन कर पाते हैं, तो वो तो जरूरी है। लेकिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी विकार है, दुश्चिंता। ठीक है, इसी को बोला जाता है दुश्चिंता। तो एंजाइटी मीन्स ए नेगेटिव फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रिहेंशन, कि डर का माहौल उसके अंदर रहे हमेशा, या फिर नेगेटिव सोचता रहे वो हमेशा, तो उसकी वजह से बेचैनी उसको होती है। when the level of this feeling of anxiety in a person increases, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है so much, और इतना इंक्रीज हो जाए इन एन अनरियलिस्टिक एंड इरेशनल वे, कि जिसका कोई रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है उसका, इरेशनल है बिल्कुल, कोई उसका तर्क नहीं है कि क्यों इतनी चिंता कर रहा है वो इंसान। ठीक है, और उसकी जो डेली नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ ऑफ द पर्सन गेट नेगेटिवली अफेक्टेड, तो नकारात्मक रूप से उसकी जो डेली की एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होती है। द पर्सन क्लियरली एक्सप्रेसेस बोथ फिजिकली एंड मेंटली सिम्टम्स, कि शारीरिक और मानसिक दोनों उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो तीन टाइप की इसमें एंजाइटी आई। पहला आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज मतलब कि सब कुछ कवर करेगी वो। ठीक है, मतलब जनरल होगी वो, स्पेसिफिक आप उसको कोई चीज डिफाइन नहीं कर सकते, कि जैसे लॉन्ग लास्टिंग होगी, वेग होगी मतलब धुंधली सी होगी, अन इनडिस्क्राइबेबल जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि किसके कारण से वो चिंता कर रहा है। इंटेंस फियर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कि जो डर है उसका वो इतना अति मात्रा में डर जाता है वो, लेकिन उससे पूछेंगे कि आप किस चीज से डर रहे हैं इतना, तो वो बता भी नहीं पाएगा, किसी एक चीज का नाम नहीं ले पाएगा वो, कि मैं इस चीज से डर रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा आता है पैनिक डिसऑर्डर, जिसको हम पैनिक अटैक भी बोल देते हैं कई बार, कि व्हेन द थॉट्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस अराइजेज, किसी एक पर्टिकुलर उत्तेजना से जो भी विचार डेवलप होते हैं, जो भी विचार उठते हैं अंदर, सडन इंटेंस एंजाइटी रीचेज इट्स पीक, वो अपने पीक पे पहुंच जाए, तो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा उसको, हाथ और पैर ठंडे पड़ जाएंगे, हैंड एंड फीट बिकम कोल्ड, उसकी सांस एकदम से लेना रुक जाएगा, उसको सांस लेने में कठिनाई महसूस होगी, और ऐसा लगेगा कि अभी मर जाएगा ये, एंड इट सीम्स दैट डेथ विल अकर सून। तो ये पैनिक डिसऑर्डर में आता है। फिर तीसरा है फोबिया, कि अनावश्यक डर, एक्सेसिव यानी कि ज्यादा मात्रा में, और अनरीजनेबल, कि कोई रीजन नहीं होता कि ये चीज इस चीज से कोई डर भी सकता है इतना कि उसको पैनिक अटैक आ जाए, कि जैसे मकड़ी से, सांप से, मेंढक से, ठीक है, कुत्ते से, इन चीजों से डरने लगता है इंसान।
फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट इज नॉट एक्चुअली डेंजरस। तो वास्तविक तौर पर वो इतनी डेंजरस नहीं है जितना वो डर जाता है। तो ये है इसका हिंदी में, तो ये भी देख लेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक इसमें, फोबिया, कि अनावश्यक डर, एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट इज नॉट एक्चुअली डेंजरस। तो वही है डेफिनेशन जो हमने पीछे पढ़ी है अभी। तो तीन मेन कैटेगरीज होती हैं इसकी। पहला आता है इसमें एगोराफोबिया। इसमें क्या होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे जाने से इंसान डरेगा। स्पेसिफिक, द पर्सन सफर्स फ्रॉम फियर ऑफ एंटरिंग अनफैमिलियर सिचुएशंस सच एज ओपन स्पेस में जाने से डरेगा, ट्रैवल करने से डरेगा, शॉपिंग सेंटर में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो वहां जाने से डरेगा वो, और सिंपली बीइंग आउटसाइड देयर होम, और अपने घर से बाहर रहने में भी वो डरता है, निकलने में डरेगा। सोशल फोबिया, समाज से डर। समाज से क्या डर होगा कि जा बाहर निकलते ही उसको कोई ना कोई बात करेगा उससे, तो बात करने में वो डर लगता है, घुलने मिलने में डरता है वो, कि बाहर निकलते ही मुझे सब देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, या फिर मुझे जज करेंगे, या फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में, मैं उनके पास बैठूंगा तो भगा देंगे। तो इस तरह का सोशल फोबिया डेवलप हो जाता है। द पर्सन फियर इंटरेक्शन विद अदर्स, सोशल सिचुएशंस वेयर ही और शी फील ही और शी में बी इवेल्युएटेड, उसका इवेल्युएशन किया जाएगा, उसको जज किया जाएगा, नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे उसको और रिजेक्ट कर देंगे अपने एनवायरनमेंट से। तो ये सोशल फोबिया हो गया उसका। फिर तीसरा है स्पेशल फोबिया। स्पेशल फोबिया में आपका आ जाएगा कि किसी कुत्ते से डर लगता है, या फिर मकड़ी से डर लगता है, ठीक है। फियर ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स और सिचुएशन, किसी को हाइट से डर लगता है। तो सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ सर्टेन सिचुएशंस लाइक वाटर, कि पानी से भी डर लगता है इसमें। तो ये आपके स्पेशल फोबिया में आ जाएगा। तो ये था आपका फोबिया, और ये थे आपके मेंटल हेल्थ का और मेंटल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी जो है कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट है पूरी साइकोलॉजी में तो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम डाइट एंड न्यूट्रिशन आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सभी को ओम।